सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल सेल। मतलब जो एनिमल सेल की जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल सेल। अब हम एनिमल सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेलीज जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। जो बेसिक हमारा एनिमल सेल का ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर्स होता है वो 9 से स्टार्ट हो जाता है कि इसके अंदर जो बेसिक पार्ट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, इसके कौन कौन से न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस कहाँ पे होते हैं, सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। बट उस टाइम से लेके हमें एमएससी लेवल तक ये कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होती जाती है। रिपीट इन द सेंस वो हर एक चीज की डिटेलिंग होती जा रही होती है। जैसे 9th में हमने 4 पार्ट फंक्शंस पढ़े होते हैं इसके, उसके आगे हमें इससे थोड़ी डिटेलिंग होती है और जब हम एमएससी तक आते जाते हैं ये काफी ज्यादा डिटेल में हो जाती है। तो इस वीडियो को 9th के स्टूडेंट से लेके जो भी हायर एजुकेशन तक के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हो अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्रैम नहीं करना है इसको बस एक तरह से सोचना है, समझना है कि कहाँ पे हम कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं ताकि हमारी डायग्राम नीट एंड क्लीन बने और कोई भी चीज मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर पे रफली डायग्राम बना लिया है ताकि जब मैं बताऊं तो कोई चीज मिस ना हो जाए। तो हमें सबसे पहले समझो तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल बनाएंगे उससे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा होल सा बनाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे सेम थोड़ी दूर ऐसे, फिर से वापस ऐसा, फिर इसको हम अपना ज्वाइन करेंगे नीचे की ओर। इसको हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा क्या बन गया, सबसे पहले ये जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रही होगी ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कह लो। एनिमल सेल में हमारे पास यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल और जो हमारी आउटर लेयर वो नहीं होते। यहाँ पे हमारी आउटर लेयर क्या होती है एनिमल सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन, इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो मैं सारे के सारे नेम्स भी इकट्ठे लिख रही हूँ, आप उसको साथ के साथ नोट डाउन करते जाए ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर मैं उसको इरेज करूँ ताकि फिर आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या तुम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जो कि हमारा प्लाज्मोलेमा, LEMA, प्लाज्मा लेमा। तो इसे हम जो ये हमारी ये वाली लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा ये सारे नेम से बुलाते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास ये जो दो मैंने होल से बनाए हैं ये यहाँ पे क्यों बनाए हैं, ये क्या होता है, तो जब सेल होता है ना, सेल के अंदर कोई भी चीज आनी हो या जानी हो, मतलब कोई भी अंदर आने, कोई भी प्रोटीन या कोई भी चीज सेल से अंदर आनी हो या कोई चीज सेल से बाहर जानी हो तो वो इन्हीं चैनल्स की हेल्प से हो रहा होता है। तो जब भी अगर सेल के अंदर कोई चीज आ रही होती है या तो बाहर जा रही होती है, जैसे ही अंदर आने वाली कोई भी काम होगी हमारे पास तो वो क्या होगी, एंडो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब बाहर जा रही होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये एक प्रोसेस होती है सेल के अंदर कोई चीज आने और बाहर जाने का। तो वो प्रोसेस हमारे इस चैनल की हेल्प से हो रही होती है। इसके अलावा अब हमें क्या बनाना होता है, अपने मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल की उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, एक ना ऐसा सर्कल सा फॉर्म कर लेना है विद स्पेस दे के और इसको डबल लेयर बना देनी है।
इसको हमने क्या कर दिया, डबल लेयर बना दिया, बट ये ओवरऑल एक हमें क्या दिख रहा है, एक सर्कल सा दिख रहा है। तो इस डबल लेयर में एक अंदर साइड को लेयर है, एक ऊपर साइड को लेयर है। तो जो ऊपर साइड वाली लेयर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इस वाली लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ध्यान देना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नाले जैसे एक रेक्टेंगल बना लेना है। उस नाले जैसे का मतलब ये 2 चैनल है जिसकी हेल्प से हमारे सेल एंडोसाइटोसिस और एगोसाइटोसिस का प्रोसेस करता है। उसके अलावा जो ये आउटर मेम्ब्रेन हमने बनाई है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही हम ये बना देंगे, अब ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूक्लियोलस बनाएंगे। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक बिग डेंस बॉडी। ये क्या है, एक बहुत बड़ी सी एक डेंस बॉडी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। अब बात आती है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस गैप्स दिख रहे हैं, ये वाले गैप्स, ये वाले गैप्स, ये वाले गैप्स क्या है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। मतलब पोर का मतलब छेद से होते हैं, छेद से। तो ये क्या हो गए हमारे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर है, मैं बस यहाँ पे पोर लिख रही हूँ या लिख देती हूँ पूरा। ये जो हमारे जो होल से थे, ये क्या बन गए, न्यूक्लियर पोर। मतलब सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप्स के बीच में जो गैप होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अंदर हमारी एक बिग डेंस बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर ही हमारा डीएनए और क्रोमैटिन्स होते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डीएनए, क्रोमैटिन या तो कुछ प्रोटीन। ठीक है, तो अब क्या चीज होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, एक टर्म आपने न्यूक्लियस सुना होगा। तो ये न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस और डीएनए, इन सब चीज जब ये चारों चीज कंबाइन होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप डिफरेंस को भी अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस हो सकता है। अब हमने क्या करना है, जब हमने इतनी डायग्राम बना दी, अब इसके ऊपर ही हमें डबल मेम्ब्रेन कुछ बना, जैसे देखो यहाँ पे पोर था, अब यहाँ पे ऐसे लाइन, फिर इधर से आना ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर सेम ऐसे करके हमें इस सर्कल को कंप्लीट करना होगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, जो भी हमने ऊपर बनाया सिंपल, ये हमारा बन जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये डॉट 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 से बनाने हैं। डॉट डॉट से बनाने का मतलब क्या है, इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, मतलब ER बाउंड राइबोसोम्स, या राइबोसोम्स हमारे जो गोल्जी बॉडीज के ऊपर राइबोसोम्स बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही इनके ऊपर राइबोसोम्स ये बाउंड होता है तो ये क्या बन गए, ER बाउंड राइबोसोम्स, या हम इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी हमारा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाउंड हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा क्या बन गया, RET
आर। सबसे पहले मैंने इसको नेमिंग दिया था तो 1 लिख दिया, फिर हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया था तो 2 लिख देती हूँ मैंने यहाँ पे, और हमने रफ RER थर्ड डिस्कस किया था। और ये एंडोसाइटोसिस और एग्गोसाइटोसिस तो मैंने आपको वैसे ही एक प्रोसेस डिस्कस की थी। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है हमारे पास, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इनवेलप, ये सारी चीजें किस किस तरह बनती है। अब जो ये हमने बनाई, ये पहले हमने डबल लेयर, अब इसके नीचे हम एक और चीज बनाएंगे। यहाँ पे ये बिग डॉट्स में समझ लो आप, तो ये क्या होते हैं, ये वेसिकल्स होते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नीचे वेसिकल्स बनाने, वेसिकल्स के नीचे गोल्जी बॉडीज बनानी है। तो हम क्या बना रहे हैं, ये वेसिकल्स। कौन से वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो मैं अभी फिलहाल के लिए ये जो मैंने ऊपर नेमिंग ऑलरेडी लिख दी है उन्हें मैं इरेज कर रही हूं, ताकि नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब क्या, जो मैंने ये बनाई है इसको मैं नेम दे रही हूँ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हो गए। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के बाद हमें बनानी है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और भी चीजें रह गई, तो हमने ये बना दिया। अब हम क्या बना रहे हैं, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज बनाने के लिए ऐसे, इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे एक और बड़ा, इसको हम क्या करेंगे, डबल लेयर, और साइड के साइड एक छोटा सा गोल गोल सा बनाते जाएंगे। गोल्जी बॉडीज ही डिसाइड करती है जो प्रोटीन्स यहाँ पे हमारे सेल के अंदर बनेंगे, जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे, वो हमारे सेल के बाहर जाने हैं या सेल के अंदर रहने हैं। तो मैंने आपको करवा दिया, इसमें से मैं देख लूं कितने पॉइंट्स हो गए हमारे। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब ये जो प्रोटीन बनाती है ना, ये प्रोटीन बना के क्या करती है, सेल के बाहर भेजती है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल, ये सेल, कोई भी सेल है, ये सेल बनाएगा प्रोटीन, इसको बॉडी में कहीं और जरूरी होगी इस प्रोटीन के लिए, तो ये क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस इस प्रोटीन को क्या कर देगा, इस सेल से बाहर भेज देगा, और जहां पे भी बॉडी में जरूरत होगी वो सेल उतना काम कर लेगा। तो मतलब जो रफ RER है ना, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो भी प्रोटीन बनाता है वो कहाँ जाती है, सेल से आउट। इसका काम क्या होता है, मेकिंग प्रोटीन, मेकिंग प्रोटीन एंड फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन, मतलब जो बाहर जाने, मेकिंग प्रोटीन एंड विच गोज आउट, which goes out from cells, मतलब इस सेल के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होते हैं, फ्री बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, फ्री बाउंड राइबोसोम्स। अब सेल में कहीं और जो कि किसी भी सरफेस या किसी भी ऑर्गेनेल से बाउंड नहीं होंगे, तो ये राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री बाउंड राइबोसोम्स। फ्री बाउंड कहते हैं, फ्री राइबोसोम्स। तो फ्री राइबोसोम्स जितने भी प्रोटीन्स बनाएंगे ना, ये प्रोटीन्स ये सेल के ऑर्गेनेलीज यूज करेंगे, या मे बी एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी भी फंक्शन के लिए। इसकी जो प्रोटीन्स है वो सारी सेल के अंदर ही रहती है, ये बाहर हमारी नहीं जाती है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, ओके। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी डिस्कस कर लिए हैं, फ्री बाउंड राइबोसोम्स डिस्कस कर लिए, ओके। गोल्जी बॉडीज हमारी यहाँ रहेगी। अभी हम गोल्जी बॉडीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम भी होता है हमारा डायक्टोसोम। तो हम दूसरा नेम भी इसको यहाँ पे साथ के साथ लिख लेते हैं। ये नेम आपको मे भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ सकते हैं, आप उसको ध्यान से, गोल्जी बॉडी को हम डायक्टोसोम भी बोलते हैं। अब गोल्जी बॉडी का क्या काम है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में हेल्प करती है ये। मतलब क्या, हाँ, प्रोसेस करना है, मतलब इसको बाहर भेजना है, बाहर भेजने के लिए, इसको पैक करने के लिए मैं तैयार करूं या ना करूं, तो ये उस फंक्शन के लिए काम आती है, ओके। गोल्जी बॉडीज के पास जो ये जो गोल गोल से आपको दिख रहे होंगे, ये गोल गोल से क्या होते हैं, थोड़े टाइम के बाद अलग हो जाते हैं,
ये जो गोल गोल से इसमें यहाँ पे निकाल देती हूँ, ये यहाँ से इसमें से अलग हो गए। अलग होने के बाद ये क्या बनाते हैं, ये लाइजोसोम्स बना देते हैं हमारे पास। ये जैसे ही अलग हो गए लाइजोसोम्स बना देते हैं। तो ये लाइजोसोम्स क्या होता है, टर्म लाइजो, LYS, लाइसिस तो पढ़ी होंगी हमने, लाइसिस मीन्स टूटना। तो लाइजोसोम्स का मतलब ब्रेक, जोम्स का मतलब बॉडीज। तो ऐसी बॉडीज जो कि ब्रेक करती है, ये ब्रेकिंग में हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, कुछ ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कैरी करती है। हमारे लाइजोसोम्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कैरी करती है, तभी ब्रेक करने में हेल्प करती है हमारे जो भी प्रोटीन्स या कोई भी चीज हो उनको। इसके अलावा सेंट्रियोल, ओके, अब हमारा क्या रह गया, सेंट्रियोल रह गया बीच बीच में। अब सेंट्रियोल क्या होता है, तो इतनी सारी चीजें मैं न्यूक्लियर पोर वाला पार्ट को इरेज कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो आप वीडियो को बैक करके साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, एक मिनट से थोड़ा क्लीन कर लूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो अब हमारा यहाँ हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नीचे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के नीचे गोल्जीज बॉडीज। अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि ना सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, समझो सिलेंड्रिकल शेप का है, और आपस में क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ये क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो ये ना सेंट्रियोल होता है जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल करता क्या है, तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के पास यहाँ पे नीचे में प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रियोल बना रही हूँ। सेंट्रियोल मेनली किस में हेल्प करता है, सेल की सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मेनली हेल्प इन सेल डिवीजन। कौन हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और जो ये इसके अलावा भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, माइक्रोफिलामेंट, पेलाइट, फ्लैजेला, ये सब चीजें क्या होती है, उनकी डेवलपमेंट में भी हमारा सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो अब हम बताएंगे अब सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, सेल का स्ट्रक्चर है वो ये तो नहीं कि अभी ऐसा है थोड़ी देर बाद वो किसी और शेप और साइज में चला जाता है। तो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन किसकी हेल्प से होता है, कुछ हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और हमारा साइटोसोल होता है। कोई ऐसी चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब साइज का। तो माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स बना रही हूँ, मतलब बहुत छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे और कहीं सारी जगह, मतलब हमारे माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं प्रेजेंस होते हैं। मतलब ये ऐसे सबसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलामेंट। सॉरी, माइक्रोफिलामेंट बोल रही हूँ मैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे हमने जो इसे बनाया ये हमारा क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स टाइप का होता है, तो ये हमारा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारे हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे क्या हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके साथ साथ होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स भी कुछ पतले से होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स टाइप्स। ये भी सेल को स्ट्रक्चर को रिजिडिटी या एक शेप प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंस होते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे ये क्या हो गए, माइक्रोफिलामेंट। इसके साथ साथ तीसरी और चीज जो कि हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, वो क्या होती है, हमारे साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, लिक्विड पार्ट। इसके अंदर जो भी सेल के अंदर कुछ जो लिक्विड पार्ट होएगा ना, लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल।
लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। तो मतलब साइटोसोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इन सब की जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है ना, उनका उनका काम भी क्या होता है, वो सेंट्रियोल की हेल्प से ही हो पाती है। इसके अलावा और हमारा क्या रह गया, जस्ट मिनट, कैरिज एजिस्टिव डाइम साइक्लोप्लाज्मा। ओके, तो अब हमारे पास रह गया एक, तो मैंने बता दिया जो उसके अंदर का लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। एक हमारा आता है टर्म साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे आपने जो जूनियर क्लासेस में स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े होंगे तो उनमें देखा होगा कि यहाँ पे जो लिक्विड पार्ट ये सब कुछ बना देते हैं, हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिख देते हैं। बस बेसिकली साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो कि हमारा कंटेन कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस को कन्वर्ट कर, न्यूक्लियस भी होता है हमारे पास, और इसके साथ साथ हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल्स के न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं होता है। तो मैं इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिख दूंगी ताकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या रह गया। अब हमारे पास हमने सब कुछ बना लिया, अब एक मेन चीज रह गई, सेल को, हमारे सेल के पास हमें क्या चाहिए होता है, सेल को खाना तो बनाना है। खाना बनाने के लिए हमें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल या नोन एज द किचन ऑफ सेल्स। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसको ना हम थ्रेड एंड ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि माइक्रो मीन्स छोटा और जो कॉन्ड्रिया होता है ग्रेन या ग्रैनुअल्स होते हैं हमारे, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं, थ्रेड एंड ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एटीपी के पैकेट्स बनाता है हमारे, और जो भी सेल्स में जहां पे भी एनर्जी, जब ये रेस्पिरेशन करता है, जब जरूरत होती है तो ये हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब हमारे पास ये मैंने यहाँ पे हेयर या कॉम्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए थे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम विलाई बोलते हैं। ये हमारे पास माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई प्लूरल रहेगा, सिंगल रहेगा तो माइक्रोविलाई भी बोल सकते हैं। सीधा इसको हम माइक्रोविलिस, अलग अलग टर्म से हम इसे जानते हैं। तो अब मुझे यहाँ का एरिया थोड़ा साफ करना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो ये माइक्रोविलाई है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से क्यों नहीं बनाया, सीधा मैं इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ, लेकिन मैंने इसकी जगह इसको यहाँ पे इस तरह से यूज किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फिजिक्स वाला दिमाग लगा सकते हैं। अगर हम किसी भी स्पाइरल चीज को स्ट्रेट में कन्वर्ट करें तो ये इतनी लंबी आएगी, और जो ऑलरेडी स्ट्रेट है वो इतनी सी ही रहेगी। तो मतलब माइक्रोविलाई जब इस तरह का होता है, तो जब इसको हम फैला देंगे तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या फायदा होता है, इन दिस हेल्प्स इन लार्ज सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, तो माइक्रोविलाई का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन करना या सिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन, कुछ चीज सेल से सिक्रीट आउट करना है उसमें भी हेल्प करता है, या कोई चीज एब्जॉर्ब करना है, या सेल टू सेल जब अटैचमेंट करनी होती है ना, तो उसमें भी, या सेल को किसी और चीज के साथ अटैच करना होता है, तो जो माइक्रोविलाई है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं अटैचमेंट्स में। उसके अलावा जैसे ही मैंने बताया था, अब इस सेल से कुछ भी बाहर निकालना है, तो ये क्या होते हैं, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स का मतलब ये जो गोल गोल से है ना, ये क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स इसमें जाके डिफ्यूज हो जाते हैं, और जो भी चीज बाहर जानी थी वो इसमें, जैसे कि यहाँ के इसमें मिला, ये इसमें डिफ्यूज हो गया। सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं, और जो भी चीज बाहर जानी है वो इसी तरह से बाहर चल जाती है। तो जिसको जिसको बाहर जाना है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। सेक्रेटरी वेसिकल्स की हेल्प से वो बाहर चली जाती है। सेम इसी प्रोसेस से हमारे, जैसे कोई भी प्रोटीन है हमारा, सरफेस पे कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, अब इसको अंदर आना है, ठीक है। अब इसको अंदर आना है, जैसे ही ये अंदर आती है तो ये इस फॉर्म में
कन्वर्ट। तो ये जो चीज हमारी ये इन्वेलप यहाँ पे बनी, इनको हम बोलते हैं पिनोसाइटोटिक वेसिकल। ये पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स, ये क्यों पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स के थ्रू अंदर आती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब ये हमारे पास अंदर आती है तो एंडोसाइटोसिस, और जब बाहर जा रहे होते हैं तो वो एक्सोसाइटोसिस होते हैं। ठीक है, तो फिर से मैंने रिपीट करा, मे बी मैंने यहाँ पे शायद एंडोसाइटोसिस बोल दिया था, याद रखना है। जब आप बाहर की ओर जा रहे हैं तो वो एक्सो मतलब बाहर एग्जिट हो रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस, अंदर आ रहे हैं तो एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हमारी जितने भी इसके मेन फंक्शंस या जो भी इसके स्ट्रक्चर्स थे वो हमने कर लिए हैं। और एक और चीज जो लास्ट में रह गई, हमने रफ ईआर तो डिस्कस कर लिया। अब इसके साथ साथ हम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्मूथ SER, जिसमें राइबोसोम्स बाउंड नहीं होते हैं। ये मेनली डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहे होते हैं। सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक्स या कुछ भी टॉक्सिक लेवल को कम करना है, या जितने भी टॉक्सिक लेवल को हटाने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ हार्मोन्स की सेक्रेशन करते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन की ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल सेल का वो है। तो इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेते हो और इस डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो इसको एंड करने से पहले मैं एक ब्रीफ में आपको फिर से ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ताकि मतलब माइंड से वो चीज निकल ना जाए, और अभी मैं जो जितना पूरा रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो आप अपनी कॉपी में अपनी ड्राइंग के साथ इसको वापस मैच कर सकते हो कि कहीं आपका कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। और रिवाइज करने से पहले से बताना चाहती हूँ हमारा न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियर पोर प्लस न्यूक्लियर इनवेलप प्लस क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोलस। तो ये चारों चीज से बनके हमारा न्यूक्लियस बनता है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज थी, साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू मतलब न्यूक्लियस तक जाती है। इसमें होता हमारे पास क्या क्या है, बेसिकली साइटोसोल, इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, साइटोसोल, सेल इन्वेलप या सेल एनवायरनमेंट ऑर्गेनेलीज, जितने भी या सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे, और माइनस न्यूक्लियस। मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं आता। न्यूक्लियस नहीं आता मतलब ये सारी चीजें इनके अंदर नहीं आती, साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों इक्वेशंस भी मैंने आपको साथ के साथ बता दी। अब हमारा रह गया समराइज, जो हमने आज पूरा किया। तो फटाफट हम समराइज कर लेते हैं। सबसे हमें पहले एक इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था आपको एक डबल लेयर्ड, पहले हमें डायग्राम पे फोकस करना है, नेमिंग हम बाद में करेंगे। फिर एक डेंस बॉडीज बनानी है। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियर इनवेलप, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियर पोर, और ये हमारा क्या हो गया डेंस बॉडी न्यूक्लियोलस। ये हमारा हो गया न्यूक्लियोलस। इसके ऊपर से हम क्या बना देते हैं, रफ ER, अटैच टू राइबोसोम। इसको रफ हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, राइबोसोम्स अटैच्ड होती हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रफ ER। इसके नीचे हमने क्या बनाया था, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स।
इसके नीचे हमने क्या बनाया था, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज। यहाँ पे हमने क्या बनाया था, सिस्टर्ने, जो कि परपेंडिकुलर था 90 डिग्री पे। यहाँ पे हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ में हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। माइक्रो, इसके साथ साथ हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। फ्री बाउंड राइबोसोम्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेक्रेटरी वेसिकल्स आएंगे, और बाकी जो जितने भी मेन चीज हमने बना दिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, इसका नाम है हमारा माइक्रोवेलाई। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स, ठीक है। ये हमारा हो गया साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, जितने भी चीजें हैं हमारी, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और भी हमारा कुछ रह गया। अब इस प्रोसेस से अगर कोई चीज बाहर जा रही है तो ये एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा बाहर की ओर। अगर कोई चीज अंदर आ रही है तो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पिनोसाइटोसिस भी डिस्कस कर दी। ये हो गया सेक्रेटरी वेसिकल्स, सिक्रीशंस वगैरह में, डिटॉक्सिफिकेशंस में किस चीज में हेल्प करती है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। तो ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफ एनिमल सेल। तो ये ब्रीफ चार्ट तो हमने जो किया उसका हमने एक समराइज कर दिया। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद ही इसको कहीं पे भी शेयर करेंगे, और कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो उसको भी पोस्ट कर सकते हैं, और लाइक जरूर कर देना मेरी वीडियो को, ताकि मुझे एप्रिशिएशंस मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।